प्रतिभा आईएएस के ऑनलाइन क्लास सीरीज में आप सबों का स्वागत है। पिछली दो क्लास में, हिस्ट्री की पिछली दो क्लास में हमने पहले आप लोगों को पाषाण काल के बारे में पढ़ाया, फिर सिक्कों एक अभिलेख के बारे में पढ़ाया। अब पाषाण काल से आगे बढ़ाते हुए सीरीज को हम ले चलेंगे आगे। तो हमने कहा था कि पाषाण काल खत्म होने के पश्चात भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता का आरंभ हुआ। अब एक चीज़ गौर करेंगे, मैं सिंधु घाटी सभ्यता को यानी ताम्रकांस्य युगीन सभ्यता को और ताम्रयुगीन सभ्यता को ऐड कर रहा हूँ। कैसे वैज्ञानिक विधि से ये हुआ ये देखें, कैसे ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेषों पर सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, इस बात को गौर करेंगे। तो पहले हम चलते हैं ताम्रयुगीन सभ्यता। पहली क्लास में हमने कहा था कि राजस्थान की खासियत क्या थी कि वहाँ पे तांबे के खदान मिले। अब तांबे के खदान मिले तो लोगों ने ताम्र का यूज करना शुरू किया और ये तांबा पत्थर से और हड्डियों के औजारों से कहीं अधिक सोफिस्टिकेटेड था, कहीं अधिक कार्यकुशलता में या कार्यदक्षता में बढ़ावा देता था। तो ताम्रयुगीन सभ्यता अर्थात तांबे का भरपूर उपयोग। लेकिन ये ना भूलेंगे कि पाषाण या हड्डियों का यूज खत्म हो गया, कम हुआ, खत्म नहीं हुआ। प्रोमिनेंट क्या हुआ? तांबे का प्रयोग। तो तांबा चूँकि राजस्थान में मिला, इसलिए ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रथम विकास कहाँ होगा? बिल्कुल राजस्थान में होगा। तो राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई, जिसको बोलते हैं आहार संस्कृति। आहार संस्कृति। अब आहार संस्कृति 3 जगहों पर कुल मिलाकर के शुरुआत हुआ इसका। ये हुआ आहाड़, गिलुंद और बलथाल। आहाड़, गिलुंद और बलथाल में आहार संस्कृति की शुरुआत हुई। और जब आप आगे सिंधु घाटी सभ्यता में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इन्हीं इलाकों से सिंधु घाटी सभ्यता को तांबे की लगातार और इतने बड़े मात्रा में आपूर्ति होती रही कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने न सिर्फ तांबे का खुद उपयोग किया बल्कि मेसोपोटामिया के साथ उसका व्यापार भी किया। अब आहार संस्कृति से माइग्रेट होकर के हम थोड़ा सा जाएंगे तो होगा क्या? मालवा, यानी राजस्थान से जस्ट नीचे उतरे तो मालवा की ओर आए और मालवा में बोलेंगे ऐरण संस्कृति। इन दोनों में समानता क्या है इसको देखेंगे। तो आहार संस्कृति में हल्के लाल रंग के मृदभांड, यानी मृदभांड पका के बनाया गया और उसके ऊपर हल्का रंग चढ़ाया गया, यानी लाल रंग के मृदभांड आहार में और ऐरण में दोनों में ये काफ़ी अधिक मात्रा में उपयोग में आने लगे। और साथ साथ स्थायी आवासन का दोनों में साक्ष्य मिला। कैसे? संकेंद्रीय रूप में, बीच में, गांव के बीच में, कस्बे के बीच में, बस्ती के बीच में जो सरदार टाइप के लोग होते थे वो रहते थे और चारों ओर से घर बने होते थे सामान्य लोगों के। ये संस्कृति जो कि स्थायी आवासन की शुरुआत मानी जा सकती है आहार संस्कृति में और साथ साथ ऐरण संस्कृति में चलती रही। किंतु अभी चरम इसका नहीं आया। इसका चरम आया जब आहार और ऐरण दोनों के नीचे ये संस्कृति मूव कर गई कहाँ? महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र में भी पश्चिम महाराष्ट्र, पश्चिमी महाराष्ट्र में देखेंगे आप तो इसका बहुत बड़ा क्षेत्र था। दयामाबाद, सोनेगांव और इनाम गांव। दयामाबाद, सोनेगांव और इनाम गांव में पश्चिमी महाराष्ट्र में ये ताम्र संस्कृति काफ़ी अच्छे प्रकार से आगे बढ़ी और इसका संपूर्ण नाम पड़ा क्या? जोरवे संस्कृति। अब जोरवे संस्कृति को बोलते हैं ताम्रयुग का सबसे अधिक चरम यहाँ बोल सकते हैं, क्योंकि ताम्रयुगीन सभ्यता का सर्वाधिक विस्तार और विकास जोरवे संस्कृति में हुआ। 3 बातें नोट कर लेंगे जो पूछ सकता है, हालांकि किताबों में इस पर फोकस नहीं किया हुआ है, बट ध्यान देने की बात है। लाल मृदभांड जिसमें ज्यामितीय आकृति, मैं रिपीट कर रहा हूँ, लाल मृदभांड
और उसमें ज्यामितीय आकृतियाँ, ये ऐड किया गया किसमें? जोरवे संस्कृति में। ज्यामितीय आकृतियाँ किस रंग की थी? काले रंग की। अर्थात लाल मृदभांड में काले रंग के ज्यामितीय आकृतियों से सजावट जोरवे संस्कृति की खासियत थी। दूसरी बात, जोरवे संस्कृति ने तांबे का हल का प्रयोग बड़े पैमाने पर शुरू किया। अब तांबे का अर्थात धातु का हल का आप नीचे का फाल बना लेंगे, आपने ऊपर में हड्डी लगाया या कुछ भी लकड़ी लगाया, कुछ भी लगाया, तांबे के हल से जुताई काफ़ी सरलतापूर्वक होने लगी और इसी कारण जोरवे संस्कृति के आसपास के इलाकों में कृषि का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। अब कृषि सिर्फ पेट भरने के लिए यानी जीवन यापन के लिए नहीं रह गई, बल्कि अधिशेष उत्पादन और अच्छे किस्मों के मृदभांड में उसका संग्रहण के साथ उसका व्यापार भी शुरू हुआ। और इस प्रकार जो ये था आपका आवासन, यहाँ चौकोर घर, केंद्र में चौकोर घर बनने लगे। याद रखेंगे, चौकोर घर किसके सूचक थे? सरदारों के। और गोलाकार घर किसके सूचक थे? सामान्य कृषक व्यक्तियों के, जो उस इलाके में रहा करते थे। अब ये संस्कृति अर्थात बीच में चौकोर मकान, ये आगे सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित होने वाली है। बट यहाँ तक देख लिया। अब एक और संस्कृति है इसी में निकली ताम्र में, अंतिम में बताऊंगा, वो है बनास संस्कृति। ये बनास संस्कृति कहाँ आया? तो चंबल की सहायक नदी बनास नदी। अब बनास नदी के आसपास थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये मेरठ का इलाका होगा। मेरठ के इलाके में बनास संस्कृति में कृषि का उत्कृष्ट विकास, बनास संस्कृति में देखेंगे कृषि का उत्कृष्ट विकास हुआ। बहुत अच्छी बात है। ताम्र संस्कृति यहाँ पे हम एंड करते हैं, रिपीट कर लेंगे उसको। शुरुआत हुई आहार संस्कृति के रूप में, उसके बाद ये फैला मालवा के इलाके में एरण संस्कृति, उसके बाद पश्चिमी महाराष्ट्र के इलाके में क्या भाई? तो जोरवे संस्कृति, और इधर पूर्वी भाग में क्या हुआ? बनास संस्कृति, और साथ में ऊपर में कश्मीर में बुर्ज होम संस्कृति के रूप में भी ये विकसित होना शुरू किया। अर्थात ये कहाँ पे? तो बुर्ज होम, उसके बाद हो गया आपका मांदा और अखनूर, इन इलाकों में बुर्ज होम संस्कृति। इसकी खासियत क्या थी? गर्तावास, पिट होम। गर्तावास क्या है? तो यहाँ के निवासियों ने, चूँकि ठंडे की लहर, ठंडे का तूफान बहुत ज़्यादा आया करता था, तो इन लोगों ने मौसम से बचाव के लिए गोल गड्ढा खोदा, गड्ढे के अंदर द्वार बनाए और ऊपर में झोपड़ी छा लिया। तो ऐसे आवास को बोलते हैं गर्तावास। अब खास चीज़ देखेंगे क्या? ये कुल 5 मुख्य इलाके हो गए आपके ताम्र संस्कृति के। मैं इलाकों का नाम छोड़ रहा हूँ और मैं बीच का मिटा रहा हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे अगर हम लिखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसका आप बाउंड्री समझिए। सबसे उत्तरी भाग, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग बुर्ज होम, यानी ताम्र संस्कृति जहाँ डेवलप हुई थी, वो आखिरी इलाका बुर्ज होम का सबसे उत्तरी भाग रहा। सबसे दक्षिणी भाग दयामाबाद, जोरवे संस्कृति का भाग, सिंधु घाटी का ये दक्षिणी सीमा हुआ। मालवा, यहाँ पे सिंधु घाटी के मालवा से लेकर गुजरात तक के एरिया में सिंधु घाटी सभ्यता का अच्छा विकास हुआ। और जो बनास बोलेंगे ये मेरठ के आसपास, मेरठ के आसपास आपने सुना होगा आलमगीरपुर, यानी बनास संस्कृति के सबसे बाहरी हिस्से तक सीमा किसकी रही? आलमगीरपुर, सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा। और पश्चिम में सुतका गेंडोर ये पश्चिमी भाग है। ये क्यों हुआ? क्योंकि व्यापार ईरान मेसोपोटामिया से बढ़ा तो ये शिफ्ट किया पश्चिम की ओर, लेकिन मूल रूप से उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी भाग वही भाग थे जो भाग ताम्रयुगीन सभ्यता के बाउंड्री हुआ करते थे। अर्थात ये बात तय हो गई कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किससे हुआ? तो ताम्र संस्कृति से आगे बढ़ते हुए। उसी संस्कृति के अवशेषों पे नहीं बोलेंगे,
बल्कि उसी संस्कृति ने विकास कर अपने आप को नगरीय सभ्यता और व्यापारिक सभ्यता के रूप में परिणत करना शुरू कर दिया। कैसे? जब कृषि कार्य से इन सभी इलाकों में बढ़ने लगा तो कृषि को व्यापारिक पदार्थ के रूप में ये बेचना शुरू किए, तो कहीं ना कहीं बाजार अर्थव्यवस्था आई, विदेश व्यापार शुरू हुआ और ये व्यापार के कारण सूत्र का इंडोर यानी पश्चिम की ओर आप बढ़ने लगे। तो स्पष्ट होता है इससे कि ताम्रयुगीन सभ्यता के चरम पर ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। और अगला टॉपिक होगा इसके जस्ट बाद क्या, सिंधु घाटी सभ्यता, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरा ताम्र संस्कृति पढ़ाने का मकसद यही था कि आप समझें कि कहीं ना कहीं ताम्र पाषाण संस्कृति के बाद ताम्र संस्कृति और ताम्र संस्कृतियों के चरम निकष के रूप में ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। अर्थात एक संस्कृति मरी नहीं, ये नहीं कह सकते हैं कि ताम्र संस्कृति के ह्रास होने के बाद एक नई संस्कृति का उदय हुआ, बल्कि ताम्र संस्कृति ने विकास करते करते आगे बढ़ते बढ़ते सिंधु घाटी सभ्यता का रूप लिया। अब कृषि सभ्यता के रूप में शुरुआत हुई है। ये ताम्र संस्कृतियाँ क्या थी? कृषक सभ्यता का अंश थी। तो ये विकास कहाँ होगा? नदी घाटी में होगा। बनास भी नदी घाटी है, यमुना की सहायक नदियाँ चंबल और बनास। उसके बाद आप देखोगे कि उधर कश्मीर में सबसे उत्तरी भाग, यहाँ पे आप मालवा और महाराष्ट्र में आओ, सबसे दक्षिणी भाग, और बीच का हिस्सा गुजरात, अर्थात सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के घाटी में उपजाऊ जमीन होने के कारण और जल की अच्छी उपलब्धता होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का उसी के ऊपर विकास हुआ। एक नई सभ्यता नहीं बनी, बल्कि उसी के ऊपर इसका विकास हुआ। क्योंकि मानव शास्त्रीय रूप में भी जाएंगे तो जो भी ताम्र संस्कृति के ये भाग थे, ये सभी भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे। और आप याद रखें कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी भूमध्य सागरीय प्रजाति के ही माने जाते हैं। तो प्रजातिगत दृष्टि से भी ताम्र संस्कृति और सिंधु घाटी संस्कृति मिलती है, इसलिए ताम्र संस्कृति से ही विकास हुआ सिंधु घाटी का, यह साबित होता है। अब हम आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की ओर। तो किताबों में पढ़ेंगे आप लोग, राखाल दास बनर्जी या दयाराम सहनी ने खुदाई की और इसकी खोज की। मैं थोड़ा सा इसमें श्रेय देना चाहूँगा चोरों को। वास्तव में मोहनजोदड़ो की खोज कैसे हुई? तो चोर, ईंटा चोर, आप लोग देखेंगे कि बहुत लोग क्या होता है ना कि अपना ईंटा खरीदने से बचता है, सोचता है अड़ोस पड़ोस का ईंटवा ला करके अपना घर में जोड़ दे। तो ऐसे ही वहाँ के लोग भी देखे कि खुदाई करने में बड़ा बढ़िया पतला पतला ईंट निकल रहा है, अरे ईंटा है ना, इसको घर बना देते हैं। तो उस समय की सरकार ने देखा कि भाई बहुत बड़े पैमाने पे ये एक ही अनुपात में ईंट निकल रही है, पतली पतली ईंटें एकदम निकली जा रही हैं। तो लोगों का ध्यान उस ओर गया और तब सरकार ने पुरातत्वविदों को भेजा उस ओर कि भैया देखो ये है क्या। मालूम हुआ कनिष्क महाराज का बनाया हुआ स्तूप था, उसके नीचे कहीं आसपास में ये ईंटें मिल रही थी। अब उसकी खुदाई किसने की? 1921 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी और 1922 में दयाराम सहनी। तो इन दोनों की खुदाई के बाद एक नई टाइप की संस्कृति दिखने लगी। चूँकि ये सिंधु घाटी सभ्यता नदी के बगल में थी, इसलिए इसका नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, दो जगहों से बिल्कुल एक जैसी खुदाई के अवशेष प्राप्त हुए। तो लोगों ने मान लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के दो बड़े नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो पिगट ने क्या बोला? ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों राजधानी थी किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब प्रश्न में बीपीएससी में पूछता है कभी कभी, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लोगों के नाम बताइए। तो पहला तो हमने कह दिया राखाल दास बनर्जी, दूसरा हमने कह दिया दयाराम सहनी, तीसरा हमने कह दिया पिगट। लेकिन जॉन मार्शल भी इसके पीछे थे और एच मार्टिमर व्हीलर भी इसके पीछे थे। तो आप लोग याद रखेंगे, दयाराम सहनी, राखाल दास बनर्जी, जॉन मार्शल, एच व्हीलर और उसके बाद पिगट, ये 5 नाम आप याद रखेंगे जो सिंधु घाटी एक खोज से संबंधित रहे थे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। खुदाई करी गई तो देखा गया कि सिंधु घाटी का इलाका, पहले माना गया कि सिंधु घाटी के इलाके में ही ये सभ्यता विकसित हुई, किंतु बाद में कच्छ में भी खुदाई हुई, जहाँ आप सुनेंगे कच्छ में एक वर्तमान में जगह का नाम है भचाऊ, जो भूकंप में काफ़ी नष्ट हुआ। भचाऊ आपने सुना होगा, जब गुजरात में भूकंप आया था। तो भचाऊ के आसपास जब खुदाई की गई तो एक बहुत बड़ा अवशेष मिला जिसे धौलावीरा कहा गया। अब कुछ किताबों में कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया गया है कि मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर था, लेकिन भचाऊ की खुदाई के पश्चात आप याद रखेंगे सबसे बड़े नगर के रूप में डेवलप हुआ तो आपका धौलावीरा
सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा स्टेडियम और सबसे बड़ा लिखित अभिलेख प्राप्त हुआ कहाँ से? धौलावीरा से। हमने पहली क्लास में बतलाया था आपको कि हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का लिखित अवशेष बहुत प्राप्त हुआ, हालांकि पढ़ा नहीं जा सका। इसलिए ये सभ्यता क्या है? आद्य इतिहास में आता है, ये प्रागइतिहास में नहीं आता है, ये आद्य इतिहास में आता है। तो कई सारी मोहरें मिली, कई सारे अवशेष मिले, लिखित साक्ष्य मिले और धौलावीरा से बहुत बड़ी पट्टिका मिली। लगा जैसे कोई बहुत बड़ा स्टेडियम है, उसमें ये पट्टिका लगी होगी, हालांकि उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका। तो अब हम बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता विकसित कैसे। हमने बतलाया ताम्र सभ्यता के ऊपर चरम के रूप में ये सभ्यता विकसित हुई, लेकिन तांबा मुलायम था। इस सभ्यता के लोगों ने तांबा में को पिघला कर, चूँकि साथ में टिन भी मिला, इस सभ्यता के लोगों को तांबा के साथ साथ टिन भी खुदाई में प्राप्त हुआ और दोनों को मिक्स किया गया तो कांसा की उत्पत्ति हुई। कांसा बनाया इन लोगों ने, और कांसा जो है तांबा के मुकाबले अधिक कठोर है और अधिक कृषि के रूप में ये मदद कर सकता था, कठोर धातु, मिश्र धातु। तो इसको ताम्र कांस्ययुगीन सभ्यता भी कह सकते हैं। ये तांबे और कांसे की मिलीजुली सभ्यता थी जिसमें कांसा का बहुतायत में प्रयोग होता था। अब इसकी खासियत पे आएंगे। सिंधु घाटी की चौहद्दी हमने डिस्कस कर लिया। उत्तर में बुर्जहोम, दक्षिण में दयामाबाद, पूरब में मेरठ के आसपास का आलमगीरपुर और पश्चिम में सुत का गेंडोर। ये याद रखेंगे, ये चौहद्दी पूछता है। लेकिन विशेषता में सबसे पहली बात क्या थी? हमने क्या कहा? ताम्र सभ्यता में कृषि का चरम विकास हो रहा था, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता भी कृषि प्रधान सभ्यता थी, याद रखेंगे। और एक बात और याद रखेंगे, जिस चीज़ की आर्थिक प्रधानता होती है, पूजा तो उसी के रूप में होता है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा? शिकारी अर्थव्यवस्था। पेट भरने में ही इंसान जानवरों की तरह लगा रहा तो फिलॉसफी कहाँ से आएगी? धर्म भी नहीं आएगा। लेकिन शिकारी अर्थव्यवस्था के बाद जैसे ही पशुपालक अर्थव्यवस्था की ओर ये मूव करा, क्या? प्रागैतिहासिक कालीन नवपाषाण काल, तो देवताओं का धर्म की उत्पत्ति भी हो गई। यहाँ पुरुष देवताओं की प्रधानता बढ़ी। किंतु जैसे ही कृषि की बात आती है, जिस सभ्यता में कृषि आर्थिक क्रिया के रूप में प्रधान हो, वहाँ भूमि की पूजा करते हैं और भूमि को माता मानते हैं। तो जहाँ कृषक अर्थव्यवस्था होगी वहाँ मातृदेवियों की पूजा की जाएगी। और सिमिलरली सिंधु घाटी सभ्यता में भी मातृदेवी की पूजा के सर्वाधिक अवशेष प्राप्त हुए। तो हमने कहा पहली विशेषता कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, दूसरी विशेषता हमने कह दिया मातृदेवियों को की पूजा। लेकिन पूछता हूँ कि जब कृषि होगी तो क्या पशुपालन बंद हो जाएगा? आपको पता होगा कृषि का एक एलाइड उपकरण है पशुपालन, यानी पशुओं के साथ ही कृषि होती है। तो ऑब्वियस सिंधु घाटी सभ्यता में भी कृषि भी चलता रहा और पशुपालन भी चलता रहा, और इसी के एवज में पशुओं के संरक्षक के रूप में पशुपति शिव को भी धर्म के रूप में एक अच्छा खासा वेटेज मिला। तो सैंधव धर्म की बात अगर करें तो मातृदेवी की प्रधानता, लेकिन साथ साथ पशुपति शिव की भी पूजा के पर्याप्त साक्ष्य इसमें मिले। ठीक है, तीसरी विशेषता पे जाएंगे, नगर योजना। देखो बहुत लोग पहले पढ़ाएंगे कहाँ क्या मिला, सिंधु घाटी सभ्यता के किस जगह पे क्या मिला। ये रटने की ज़रूरत नहीं है, बीपीएससी ने बहुत कम कर दिया है बहुत कुछ पूछना कहाँ क्या मिला। उसकी चर्चा भी होगी, लेकिन पहले विशेषता की चर्चा करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला कृषि, दूसरा मातृदेवी और पशुपति शिव। तीसरा, जब पशुपति शिव आएंगे तो इन लोगों ने देखा कि कृषि कार्य के लिए सांड की काफ़ी प्रधानता थी, एक सिंह वाले सांड की। तो तीसरा मुख्य क्या होगा? एक सिंह वाले सांड। तो एक सिंह वाले सांड टोटम के रूप में उत्पन्न हुए, इन लोगों के बीच मान्यता मिली। दूसरा हो गया पशुपति शिव, सबसे ऊपर मातृदेवी। लेकिन विशेषता भी खत्म नहीं हुई है, विशेषता भी शुरू हुई है। मुख्य विशेषता क्या है? हड़प्पा की नगर योजना। ये विश्वास करने वाली बात, बहुत आश्चर्य की बात होती है और अच्छा लगता है कि हमारे हिंदुस्तान में जब दुनिया पशुपालक अर्थव्यवस्था और शिकारी अर्थव्यवस्था में जी रहा था, हमारे हिंदुस्तान में कृषि के रिसोर्स के व्यापार से प्राप्त धन से एक उत्कृष्ट नगरीय सभ्यता विकसित हो रही थी। तो नगरीय सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है क्या है? ये नगरीय सभ्यता थी, और नगरीय सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता इसकी नगर योजना। तो हड़प्पा के नगर योजना की चर्चा करना यहाँ अनिवार्य होता है। पहली बात, हड़प्पा संस्कृति में पक्की ईंटों के मकान बनने शुरू हुए।
ताम्र संस्कृति में मिट्टी के मकान थे, फूस से छाए हुए थे, लेकिन अचानक जब नगरीय सभ्यता के रूप में ये विकसित हुई तो देखा आपने कि पक्की ईंटों के मकान बनने शुरू हुए एक, और ईंटों का साइज पूरे संस्कृति में एकदम कॉमन था, 3:2:1, अर्थात लंबाई 3 अनुपात में, चौड़ाई 2 अनुपात में और मोटाई सिंपली आपका 1 अनुपात में। तो देखो इसको, अब इस चीज़ को थोड़ा नोट कर लेंगे हम लोग कि हड़प्पा संस्कृति की विशेषताएं जो हैं उस पर आपको फोकस करना होगा। तो इन विशेषताओं को आप लेके चलें और इन विशेषताओं के साथ याद रखें इतिहास का ये पार्ट। बहुत लोगों को मैंने देखा है रटते हैं, इतिहास कोई रटने की चीज़ नहीं है, बल्कि कालक्रम से बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से गढ़ी गई है। तो क्यों नहीं इतिहास को भी विज्ञान मान के पढ़ा जाए, रटने की क्या ऐसी भी ज़रूरत है। तो हड़प्पा सभ्यता विशेषता में हम आते हैं, तो इसमें देखेंगे भाई पहली विशेषता क्या होगी। पहली विशेषता इसकी होगी कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। और चूंकि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है तो इसमें कृषि के कारण क्या होगा, मातृदेवी की पूजा, मातृदेवी की पूजा, और कृषि के साथ ऑब्वियस पशुपालन भी होगा। तो पशुपालन में 2 भाग कर देंगे, एक श्रृंगी सांड, एक श्रृंगी सांड और पशुपति शिव। तो हड़प्पा योगीन धर्म में सिर्फ 3 चीज़ याद रखेंगे, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, मातृदेवी, पशुपालन में एक श्रृंगी सांड और पशुपति शिव। और दूसरा मुख्य क्या हो जाएगा, नगर योजना। यानी कि हड़प्पा संस्कृति एक नगरीय सभ्यता थी। पहला हो जाएगा इसका, ए कर देंगे, पक्की ईंटों का प्रयोग, पक्की ईंटों का प्रयोग। ये पूरे हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग होता रहा और इसका अनुपात फिक्स था, 3:2:1, अर्थात 3 मोटाई, 3 लंबाई, 2 चौड़ाई और 1 मोटाई। ये पूरे सभ्यता में फिक्स था। इन्हीं ईंटों के चोरों ने ना खोया सभ्यता को, इस तरह की ईंटें मिली, ईंट चुरा के अपने घर में लगाने के सफल उद्देश्य से इन लोगों ने चोरी किया और उपकार ये कर दिया कि इतनी बड़ी सभ्यता, सिंधु सभ्यता की खोज हो गई। अब बी, दूसरा में आते हैं, पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ तो ऑब्वियस पक्के मकान बने। अब ये मकान देखोगे, मकान बने तो क्या नगर योजना में सुरक्षा भी कुछ होगी क्या, गौर से देखना है। यहाँ पर साधारण सी बात है, मैंने कहा ऐतिहासिक विज्ञान है, कैसे देखो, ये कॉमन सेंस की बात है कि जब नगर बनेगा, अर्थात नगर कब बना, जब अधिशेष का व्यापार हुआ, कुछ लोगों के पास पूंजी और पैसे जमा हुए, तो ऑब्वियस जो सत्ता में आए उनके पास भी काफ़ी धन आया। तो सामान्य और गरीब तथा बहुत अमीर लोग एक खाई सी बन गई, सामान्य वर्ग, गरीब वर्ग एक तरफ और पूंजीपति, अमीर और सत्ता वाले वर्ग दूसरी तरफ। तो जब दोनों के बीच खाई बनी तो नगर में 2 तरह के पार्ट होंगे, अर्थात किलेबंदी की व्यवस्था। किलेबंदी व्यवस्था इस सभ्यता के प्रत्येक महत्वपूर्ण नगरों में देखी गई और ये भी क्या खास देखा गया कॉमन रूप से, पश्चिमी ऊंची किलेबंदी और पूर्वी नीची किलेबंदी। अर्थात पश्चिमी किला के 2 प्राचीर हुआ करते थे, वो काफ़ी ऊंचा हुआ करते थे जहां हर लोगों का प्रवेश वर्जित था, और पूर्वी नीचे किलेबंदी में सामान्य लोगों के घर हुआ करते थे। अर्थात जो सत्ता पक्ष के लोग, अमीर व्यापारी और अमीर संभ्रांत लोग पश्चिमी किलेबंदी वाले जगह में रहते थे, जबकि पूर्वी किलेबंदी वाली जगह में गरीब या सामान्य लोगों का या श्रमिक जैसे लोगों का निवास था। तो हड़प्पा हो या मोहनजोदड़ो हो, श्रमिक आवास कहाँ मिलेगा, पूर्वी किलेबंदी में। और बड़े बड़े सत्ता के अवशेष लाइक स्नानागार, बड़े बड़े मंदिर, पुरोहितों के आवास, ये कहाँ मिलेंगे, पश्चिमी किलेबंदी में। हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, यहाँ तक कि आपका
जो हमने कहा धौलावीरा हो, इन सबों में पश्चिमी पूर्वी किलेबंदी मिली, कालीबंगा हो वगैरह जो भी नगर मिले सब में एक किलेबंदी मिली। नहीं कहाँ मिली, तो इसका एक्सेप्शन है लोथल। लोथल में कोई किलेबंदी नहीं। लोथल में जो व्यापार का एक केंद्र था, लोथल जो कि वास्तव में हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह था, वहाँ पर कोई किलेबंदी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि वहाँ रहने वाले सभी एक ही वर्ग के व्यापारी हुआ करते थे, तो वहाँ क्या ज़रूरत थी किलेबंदी की। तो चूँकि लोथल में कोई वर्ग विभाजन नहीं था, इसी कारण लोथल को छोड़ करके बाकी हर जगह क्या मिली, पश्चिमी और पूर्वी किलेबंदी, लोथल में नहीं। नोट करेंगे, लोथल एक बंदरगाह था जहाँ से बहुत उत्कृष्ट पैमाने पर विदेश व्यापार हुआ करते थे। किससे? दो बात याद रखेंगे, हालांकि चर्चा इसकी हम करेंगे फिर भी याद रखेंगे कि एक मेसोपोटामिया की सभ्यता भी तब विकसित हो रही थी, और दूसरी दिलमुन यानी बहरीन, जो आज के डेट में बहरीन है, तो बहरीन, दिलमुन और मेसोपोटामिया, दो जगह से लोथल के व्यापार के भरपूर साक्ष्य मिले। चलिए, किलेबंदी व्यवस्था पूरी हो गई। यहाँ पे देखा आपने सामान्य वर्ग और पुरोहित अर्थात संभ्रांत वर्ग, दोनों में डिफरेंस देख लिया आपने। अब तीसरी देखेंगे, नगर योजना। हड़प्पा संस्कृति की खासियत क्या थी? बड़ी अच्छी नगर योजना थी, अर्थात बहुत ही अच्छे से वेल मेंटेन्ड नगर बसे हुए थे, समझे। और इस वेल मेंटेन्ड नगर की खासियत क्या थी कि बड़े रास्ते और गलियां, यानी रास्तों को बनाया गया था इस तरह से कि एक सीध में समकोण पर, जैसे देखो ये हुआ मुख्य रास्ता, इसको काट रहा है पतली गली यानी उप रास्ता कह सकते हैं, और इस पर है गलियां, यानी बिल्कुल समकोण में ये काटती थी। चौड़े रास्ते, उसके उप रास्ते और गलियां ये आपस में समकोण में काटते थे, और जहाँ भी ये पार्ट हो गया वहाँ लोगों के आवास बने हुए थे। ये चौकोर जो मैं बता रहा हूँ, ये हड़प्पा संस्कृति का आवास था, और इस आवास की खास देखो आपकी बुक में लिखा है, कौन कितना चौड़ा, उस पर मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। सिर्फ ध्यान रखना है कि समकोण पर काटते थे, और आवास जो भी होते थे 1 इंच भी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, वहाँ के आवासन में 1 इंच भी अतिक्रमण नहीं था कि बाउंड्री अथवा गली में। आजकल क्या कर देखते हैं, जो ज़मीन लिया ना अपना, उसमें पूरा मकान बना लिए, छज्जी गिराए रोड पर, और 1 फीट बढ़ा करके गली के आगे अपना बाउंड्री कर लिए कि वो हमर हो गया। यानी यहाँ आज का दिल्ली हो, पटना हो, बम्बई हो, भारतीय नगर तो भैया अतिक्रमण से परेशान है। सरकार अतिक्रमण तोड़ो अभियान चलाती है, लेकिन लोग रोडे का अतिक्रमण करते हैं। यहाँ पे क्या था, सब लोग इतने जागरूक थे कि 1 इंच भी कहीं पर, मैंने रिपीट कर रहा हूँ, 1 इंच भी कहीं पर, चाहे वो पश्चिमी किलेबंदी हो या पूर्वी किलेबंदी हो, अतिक्रमण लोगों ने नहीं किया था। एक बात। अब घर के दरवाजे मुख्य रास्ते की ओर नहीं खुलते थे, बल्कि गलियों की ओर खुलते थे। अब देखो, घर का दरवाज़ा ये हो गया, दरवाजा पे दरवाजे नहीं लगते थे, आज की तरह का ताला और जोड़ नहीं था, तो लोग बाहर से देख सकते हैं अंदर। तो क्या था कि मुख्य दरवाजे के अंदर इस तरह का लोग प्लेट लगाया करते थे, लकड़ी से बना हुआ, ताकि आप अंदर जाएं और स्ट्रेट नहीं जाएं, दाहिने या बाएं घूम करके घर में प्रवेश करें, और बाहर से कोई घर के अंदर देख भी ना सकता हो। अब जनरली जो संभ्रांत लोग थे, उनके मकान 2 मंजिले होते थे, नीचे की मंजिल पर व्यापार, ऊपर की मंजिल पर रहना, ये फिक्स था। लेकिन आज पटना हो या बड़े महानगर हो, एक बहुत बड़ी समस्या है, बारिश हुई ना तो कार हो या आप हो, पानी में तैरते हुए चलते हैं। क्या भाई, तो बारिश हुई और नाला भर गया और पानी लबालब आपके शहर में भर गया। यहाँ ये व्यवस्था नहीं थी। उस समय इस इलाके में अच्छी बारिश हुआ करती थी, लेकिन पूरे रास्तों में पक्की नालियों की व्यवस्था इन लोगों ने की थी, और नालियाँ सब आपस में मिली हुई थी। तो सबसे बड़ी विशेषता ये भी है नगर योजना की कि इन लोगों ने पक्की नालियों की व्यवस्था, यानी पक्की ईंट से बनी नालियों की व्यवस्था की गई थी, और हर 20-20 मीटर पर, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुख्य रास्ते में हर 20 मीटर पर और गलियों में हर 15 मीटर पर इन लोगों ने मानुष मोखे
अर्थात मेन होल बनाया हुआ था, और ये नाली मिलते हुए शहर से दूर कहीं बाहर उस जगह निकाली जाती थी जहाँ पे जैविक कचरा हो या नालियाँ हों, इसका उपयोग खाद के रूप में किया जा सकता था। अर्थात ये नालियों को नदी में नहीं मिलाते थे, कहीं भी साक्ष्य नहीं मिला है कि नालियों को उठा करके सिंधु नदी में गिरा दिया, नहीं, ये खेती की ज़मीन में गिराते थे जहाँ खाद के रूप में इसका प्रयोग भी करते थे। इतनी अच्छी नालियों की व्यवस्था, जल निकासी व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ आज भी हिंदुस्तान में हड़प्पा संस्कृति में ही देखी गई है। भारत के किसी आधुनिक नगर में भी आपको नहीं मिलेगी, चंडीगढ़ को छोड़ दो तो। बात रही साफ, तो नगर विन्यास यानी सुनियोजित नगर व्यवस्था इस सभ्यता में मिली, जो हम आज भी सीख सकते हैं। ये हुई इसकी नगर योजना की अगली विशेषता। अब चले हम आते हैं तो देखेंगे कि यहाँ पे मुहरें बहुत मिली। चौथी व्यवस्था में क्या होगा, चलो मैं बोल देता हूँ सिर्फ। चौथी विशेषता में क्या होगा कि मुहरों का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अवशेष मिले। मुहरें चौकोर भी होती थीं, मुहरें गोलाकार भी होती थीं और मुहरें बेलनाकार भी होती थीं। प्रश्न में पूछेगा कैसी मुहरें सर्वाधिक मिली, तो आपका जवाब होगा चौकोर मुहरें सर्वाधिक मिली। किस चीज़ की बनी मिली, तो आपका जवाब तांबा कांसा नहीं होगा, बल्कि ये मुहरें सेल खड़ी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये मुहरें सेल खड़ी की बनी हुई थी। अब सेल खड़ी क्या होता है ये पूछेंगे तो बचपन में आपने अगर स्लेट इस्तेमाल किया होगा तो मोटा मोटा पेंसिल देखते होंगे, चौक टाइप का नहीं, वो मोटा वाला चौक पेंसिल, उसको सेल खड़ी कहते हैं। तो उस तरह की बनी हुई सेल खड़ी की मुहरें प्रचुर मात्रा में मिली। मुहरें क्या सरकारी आदेश के लिए थी, नहीं, ये मुहरें व्यापारिक गिल्डों की थी। यानी यहीं पे अगली विशेषता फिर निकल के आती है कि यहाँ व्यापारिक लोग अकेला व्यापार नहीं करते थे बल्कि ग्रुप में व्यापार करते थे, और एक गिल्ड यानी एक श्रेणी, व्यापारिक श्रेणी का अपना एक मुहर हुआ करता था। तो मुहरों में चौकोर सेलखड़ी की बनी हुई और मुहरों पर दो तस्वीर काफ़ी मिली, मातृदेवी की तस्वीर और पशुपति शिव की तस्वीर। अब कैसे मालूम हुआ कि मातृदेवी भूमि की पूजन करते हैं या कृषि के कारण मातृदेवी की पूजा करते हैं, तो कई मुहरों पर एक महिला आकृति के पेट से पौधा निकला हुआ दिखाया गया और लोग उसकी पूजा करते दिखाए गए। स्पष्ट था कि मातृदेवी वहाँ भूमि देवी थी जिसकी पूजा लोग करते थे। पशुपति शिव की आकृति में देखोगे कि पशुपति शिव योग मुद्रा में बैठे हुए हैं और नीचे में 5 पशु हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे में 5 पशु हैं। बाईं ओर पशुपति शिव के बाईं ओर गैंडा भैंसा, ठीक है, और दाहिनी ओर हाथी बाघ और हिरन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पशुपति शिव जो बैठे हुए हैं योग मुद्रा में उनके बाईं ओर गैंडा भैंसा, दाहिनी ओर हाथी बाघ और हिरन बैठे हुए हैं। कहीं शेर नहीं मिल रहा है, ये ध्यान रखना। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में शेरों का अस्तित्व नहीं था। तो याद कैसे करेंगे, तो गए भय हाबाही, इसको रिपीट कर रहा हूँ मैं, गए भय हाबाही, ये कर लो बाएं से दाएं की ओर, गए भय हाबाही यानी गैंडा भैंसा, हा से हाथी, बा से बाघ और ही से हिरन। पशुपति शिव के सभी मुहरों में ये 5 जानवर मिलते रहे। जाहिर सी बात है, आज जो गैंडा असम काजीरंगा में मिलता उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में भी गैंडा प्रचुर मात्रा में मिलता था। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में बारिश और जल की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में थी। जब मैं विनाश की बात करूंगा इसको मैं रिकॉल करूंगा, ध्यान रखना। अभी सिर्फ इतना देखते हैं, गैंडा भैंसा एक तरफ, हाथी बाघ और हिरन एक तरफ, और शेर की कोई चर्चा नहीं, जबकि उसी इलाके में जूनागढ़ में आज शेर का पार्क माना जाता है, गिरवन। लेकिन तब शेर की चर्चा नहीं थी वहाँ पे। परिस्थिति बहुत बदला है, मैं रिपीट करूँगा इसको। तो ये देख लिया आपने। अब बेलनाकार मुहरें जो मिली, देखा गया कि ये सिंधु घाटी की नहीं थी। सिंधु घाटी में तो सिर्फ मिली मुहरें चौकोर और गोलाकार। ये बेलनाकार मुहरें जब लोगों ने एनालिसिस किया तो पाया कि ये मेसोपोटामिया की थी और सिर्फ लोथल में मिली, जो ये साबित करने को पर्याप्त थी कि लोथल से मेसोपोटामिया या दिलमुन को व्यापार हुआ करता था। अब व्यापार हुआ करता था किस चीज़ का, किस लिए ये सिंधु घाटी इतना फेमस हुआ? मैंने पहला कहा तांबे का निर्यात, ये तो अच्छी बात है, लेकिन फेमस हुआ सिंधु घाटी सभ्यता जिसका नाम भी सिंधु पड़ा। नाम सिंधु घाटी लोगों ने सिंधु नहीं रखा, नाम किसने रखा? मेसोपोटामिया के लोगों ने रखा, क्योंकि ये सभ्यता कपास का बहुत ज़्यादा व्यापार किया करता था
और कपास की अरब देशों में आज भी मांग है, पहले भी बहुत मांग थी। तो मेसोपोटामिया और दिलमुन बंदरगाह से जो सब साक्ष्य मिले वो कहते थे कि इनकी व्यापार सिंधु घाटी से सिंदोन के रूप में होती थी, यानी ये लोग कपास को सिंदोन कहते थे और इसी कारण इन लोगों ने इस भाग को सिंधु कहा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कपास के नाम से सिंदोन और सिंदोन से नाम पड़ा सिंधु। तो ये कपास बहुत बड़ा व्यापारिक वस्तु था हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के लिए, जिसने इसे काफ़ी अमीरी प्रदान की। तो पूछोगे कपास के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, ये प्रश्न पूछता है कपास के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। तो हड़प्पा में प्राप्त घड़े से एक और बनावली में प्राप्त घड़े से कपास के टुकड़े और कपास के टुकड़े के छाप मिले हैं, जो ये साबित करते हैं कि ऊन और कपास, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऊन और कपास बहुत बड़ी व्यापारिक वस्तुएं थी। किसकी? सिंधु घाटी के उपभोग की भी और व्यापार की भी। लेकिन रेशम का कोई रोल नहीं था। याद रखना, प्राचीन भारत में ऊन और कपास ये मुख्य थे, रेशम कहीं भी नहीं था। रेशम आया चीन से, चीनांशुक। जब कनिष्क पढ़ाएंगे आपको फिर बताएंगे रेशम कैसे इंडिया में प्रवेश किया, बट अभी तक रेशम कहीं नहीं था। ये हो गया व्यापार। अब यहाँ तक समझने के लिए आप अब आगे बढ़ते हैं। धर्म भी हमने पढ़ा दिया। जब व्यापार होगा तो ऑब्वियस माप तौल भी होगा। एक लाइन में सिर्फ समझ लो, 16 बड़ा इम्पोर्टेंट है भारत के लिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 16 भारतीय संस्कृति के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 16 याद रखना। अब अभी भी देखोगे आप, 16 आना माने 1 रुपया, सुने होंगे ना जी, 16 आना 1 रुपया। पहले में शेर, मन, छटाक चलता था। 16 छटाक मने 1 शेर, ये आज भी चलता रहा है। यानी 16 के गुणजों में, मैं रिपीट कर रहा हूँ, माप तौल की इकाई हड़प्पा सभ्यता में 16 के गुणजों में थी और 16 के गुणजों में ये आज भी कमोबेश पाई जाती है सरल सभ्यता में, यानी ग्रामीण सभ्यता में। तो माप तौल की इकाई 16 के मल्टीपल्स में, ये याद रखना आप। चलो यहाँ तक आप देख लिए आप। अब उसके बाद आते हैं बृहत स्नानागार पे। तो पिगट ने कहा, और तमाम किताबें लिखती हैं, हड़प्पा संस्कृति की 2 राजधानियाँ, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें संशोधन करना चाहता हूँ। रोमिला थापर ने इस पर विशेष प्रकाश डाला है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों का समान महत्व तो था, लेकिन वास्तव में राजनीतिक केंद्र था आपका क्या? मोहनजोदड़ो। अवशेष पर जाएंगे। हड़प्पा से जो अवशेष मिले हैं उसमें क्या है? नरकबंध की मूर्ति। हड़प्पा से जो अवशेष मिले हैं उसमें मिला है कांसे की त्रिभंगी मुद्रा वाली मूर्ति। देखो, नृत्यरत मूर्ति अलग बोलूँगा, और त्रिभंगी मुद्रा में सिर्फ खड़ी मूर्ति, ये मिली हड़प्पा से। लेकिन बृहत स्नानागार ये हड़प्पा से नहीं मिला, जबकि ये साबित होता है कि उस समय का राज्य व्यवस्था या तो पुरोहितों के हाथ में था या तो व्यापारियों के हाथ में था। लेकिन साक्ष्य ये साबित करते हैं कि हड़प्पा व्यापारियों के कब्जे में था, जबकि पुरोहितों के कब्जे में मोहनजोदड़ो था। और मोहनजोदड़ो में बड़े स्नानागार ये साबित कर, और पुरोहित आवास ये साबित करने को पर्याप्त थे कि मोहनजोदड़ो कहीं न कहीं ज़्यादा बड़ा केंद्र था हड़प्पा के मुकाबले। खैर, ये तो बात बाद में करेंगे, आप तो एग्ज़ाम में लिखेंगे कि जुड़वा राजधानी मोहनजोदड़ो भी और हड़प्पा भी। अब हम बात करेंगे बृहत स्नानागार की। इसकी खासियत क्या है कि ये बृहत स्नानागार 11.8 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.4 मीटर गहरा हुआ था। ये डायमेंशन याद रखेंगे। और इसके चारों ओर लगभग 6 से 8 फीट के प्रदक्षिणा पथ भी बनाए गए थे। स्पष्ट था कि यह स्नानागार नहाने के लिए नहीं था। प्रदक्षिणा पथ यह साबित करता है कि यह स्नानागार पूजा के पर्पस से या अनुष्ठान के पर्पस से बनाया गया था। अब इसकी निकासी और जल भराव की बात करें तो पूरे स्नानागार को डामर जैसे पदार्थ से लेपित किया गया था और दक्षिण पश्चिम में निकास था और उत्तर पूर्व से पानी प्रविष्ट हुआ करता था। ये इसकी खासियत थी। चलो, इसमें मंडप भी थे, इसमें गैलरी भी थी, जो साबित करता है कि बड़े बड़े समारोह होते थे, लोग बैठते थे और स्नान के पश्चात अनुष्ठान हुआ करते थे। अर्थात मोहनजोदड़ो का बृहत स्नानागार कहीं न कहीं धार्मिक महत्व का ज़्यादा था। अब मूर्ति कला की बात करेंगे तो मूर्ति कला में याद रखना
कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता में मूर्ति कला में मातृदेवी की मूर्तियाँ सर्वाधिक बनी, किंतु इसके अलावे मनुष्यों की, बच्चों की और पशुओं की मूर्तियाँ भी मिली। तो ध्यान देना, इसमें दो बातें याद रखना होगा एग्जाम पर्पज से। जो मानव मूर्तियाँ थीं, चाहे वो मातृदेवी की हों चाहे किसी और मानव की हों, ये मानव मूर्तियाँ ठोस होती थी, यानी अंदर तक भरी होती थी मिट्टी से। लेकिन पशुओं की मूर्तियाँ अंदर से खोखली होती थी। ये रिपीट मैं कर रहा हूँ, मानव मूर्तियाँ, मातृदेवी की मूर्तियाँ पूरी ठोस, किंतु पशुओं की मूर्तियाँ अंदर से खोखली होती थीं। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एक और बात कि शिवलिंग के साक्ष्य भी कहीं न कहीं सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं, जो पशुपति को पशुपति शिव के रूप में साबित करने के लिए काफ़ी हैं। चलिए, अब मुहरों की बात में हमने कहा था कि सर्वाधिक मुहर प्रश्न में ये पूछता है। हालांकि मातृदेवी की मुहरें भी बहुत मिली, पशुपति शिव की ही मूर्ति बहुत मिली, जिसमें हमने कहा गैभय हावा ही हमने एग्जाम्पल भी दिया। लेकिन अगर प्रश्न में आता है कि सबसे अधिक संख्या में किसकी मुहरें मिली, तो आपका जवाब होगा यहाँ के टोटम पशु थे, यानी एक सिंह वाले साढ़, एक श्रृंगी साढ़ की उत्कीर्ण की हुई मूर्तियाँ मतलब कह रहा हूँ ये मुहरें सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त हुई सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है। अब इसके बाद आप देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार सब कुछ हमने पढ़ा दिया। इस इतनी अच्छी उत्कृष्ट नगरीय सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, तो कई लोगों ने कई सारे उदाहरण दिए हुए हैं, ठीक है। कार्बन डेटिंग ने इसका अवधि निकाला है, आपकी किताब में अवधि लिखा है, उसमें डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। बट विनाश कैसे हुआ, हमने उत्पत्ति तो बता दिया कि ताम्र संस्कृति विकसित होकर के ये डेवलप हुआ सिंधु घाटी में, लेकिन विनाश कैसे हुआ। तो पहला थियरी, आर्यों का आक्रमण। पहले थियरी लोगों ने दिया कि मध्य एशिया से घोड़े पर बैठकर आर्य कबीलों ने इन पर हमला किया, और आर्यों के पास जो था वो भारत में भी आना बाकी था। जो 2700 ईस्वी पूर्व की बात मैं कर रहा हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता की बात मैं कर रहा हूँ, उस समय तांबा और कांसा तो था, लोहा नहीं था। भारत में पिराक, नोट कर लो, भारत में पिराक वो पहली जगह है जहाँ 1000 ईस्वी पूर्व लोहे के साक्ष्य, लोहे के उत्पादन के साक्ष्य मिले। इट मीन्स कि लोहा तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने के 500-1000 वर्ष के बाद मिला। तो सैंधव लोगों के पास लोहा नहीं था, जबकि जब आर्य कबीले आए इनके पास लोहे भी थे और घोड़े भी थे। और कुछ लोगों ने कहा कि आर्यों के आक्रमण से सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ। कुछ लोगों ने कहा मौसम बदल गया इसलिए विनाश हुआ, बहुत बड़ा सूखा पड़ा इसलिए विनाश हुआ। लेकिन सबसे अहम थ्योरी जो समझ में आती है कि सबसे बड़ी नदी, सबसे इम्पोर्टेंट नदी सिंधु नहीं थी, बल्कि सरस्वती नदी इस सभ्यता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट नदी थी। और कहीं न कहीं बहुत बड़ी भूगर्भीय हलचल, भूकंप जैसे कहते हैं, आई होगी, जिसके कारण सिंधु नदी तो वहीं रही, लेकिन सरस्वती नदी ने अपना रास्ता बदल दिया। सरस्वती जो हिमालय से निकलकर बहती थी सिंधु घाटी सभ्यता के रास्ते से, ये सरस्वती नदी का अपहरण हो गया। ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने, नदी अपहरण। और यहाँ से सरस्वती नदी घूम गई और ये इलाहाबाद की तरफ मुड़ करके मिल गई गंगा और यमुना में, और सिंधु घाटी सभ्यता का वो इलाका सरस्वती नदी विहीन हो गया, सूखा पड़ा। अब सूखा पड़ा तो देखोगे मौसम शिफ्ट किया, सूखा पड़ा, नदी भी चली गई, तो गैंडा हमेशा दलदली इलाकों में या पानी के इलाकों में मिलते हैं। आज की तारीख में पश्चिमी पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में जहाँ सिंधु घाट इलाका था वहाँ पे गैंडे नहीं पाए जाते हैं, जो ये साबित करता है गैंडे शिफ्ट हो गए असम की ओर, यानी पूर्वी भाग की ओर, क्योंकि पश्चिमी भारत सूखाग्रसित हुआ, मौसम बदला और कहीं ना कहीं सरस्वती नदी का जो रास्ता बदला उससे काफ़ी नुकसान हुआ इस सभ्यता को। और जोड़ लेंगे कि कहीं ना कहीं इसी आसपास आर्य भी आए, तो आर्य कबीलों से इनका झगड़ा भी हुआ होगा। आर्य कबीलों में जो दस्यु और दास की ये बात करते हैं, इस युद्ध की चर्चा भी होती है। तो किसी एक कारण पर न जा करके मेरा मानना है ये चारों कारण सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के मुख्य कारण रहे। तो हमने इस पूरी क्लास में डिस्कस कर लिया ताम्र युग से कैसे सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई, विशेषताएं क्या थी, कैसे इसका विनाश हुआ। एक चीज़ बच गया जो आपको खुद से करना होगा, आपकी बुक में लिखा होगा कई स्थल के नाम, मैं नाम गिनता हूँ, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रंगपुर, कोटदीची, बुर्ज होम, बालाथल, बालाकोट,
उसके बाद फिर बनावली, राखी गढ़ी, सुतका गेंडोर, चन्हू दड़ो, इन सब की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? यहाँ से कुछ कुछ अवशेष मिले। अब मैंने कहा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है पे इम्पोर्टेंट ध्यान देना होगा। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो अवशेष हैं ये तो आपको याद करने होंगे, लेकिन अब कुछ मुख्य बात। सुतका गेंडोर सिर्फ एक नाम के लिए याद रहेगा, क्यों भाई? यहाँ घोड़े के साक्ष्य मिले। ये कहना कि सिंधु घाटी में घोड़े थे ही नहीं, इसको कहीं न कहीं क्रॉस लगाया किसने? सुतका गेंडोर ने, क्योंकि वहाँ घोड़े के साक्ष्य मिले। फिर आप देखेंगे कि आपका कालीबंगा से कृषि के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, बनावली से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। तो ये सब साक्ष्य का खास करके जो भारतीय इलाके हैं, जैसे दयामाबाद, जैसे राखी गढ़ी, जैसे बनावली, जैसे हो गया आपका क्या कहते हैं धौलावीरा, इन सबको जोड़ करके इसमें क्या क्या अवशेष मिले इस पर, जैसे लोथल, इस पर आप फोकस करेंगे। तो आपको याद क्या करना है, मैं रिकॉल करता हूँ। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुतका गेंडोर, लोथल, बनावली, कालीबंगा, राखीगढ़ी, दयामाबाद और धौलावीरा, बस सिर्फ इतना याद कर लेंगे। इससे अधिक आपको सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ मैंने किया, कुछ थोड़ा आप अपनी किताब से कर लें, और मेरे ख्याल से सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ भी छूटने वाला इसके बाद नहीं है। लेकिन अगली क्लास में मैंने कहा कि प्राचीन भारत पढ़ाने का तरीका मेरा अब चेंज होगा। यहाँ तक तो मैंने कॉमन पढ़ा दिया जो किताबों में भी सिलसिलेवार चल रहा है, लेकिन प्राचीन भारत को मैं अब यहाँ पे एक पाइवट पॉइंट दूंगा। क्या? मौर्य काल। अब जो मैं पढ़ाऊँगा, क्लास लूँगा आपका, वो मौर्य काल एवं उससे नीचे और मौर्य काल एवं उससे ऊपर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मौर्य काल एवं उससे नीचे और मौर्य काल एवं उससे ऊपर, ये दो भाग में प्राचीन भारत बंट जाएगा। और बड़ी ही मज़ेदार तरीके से मैं आपको पहले राजनीतिक पढ़ाऊँगा, फिर सामाजिक पढ़ाऊँगा, फिर धार्मिक और आर्थिक पढ़ाऊँगा। तीनों भाग को बांट करके अगर हम चलेंगे तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि कैसे इतिहास एक वैज्ञानिक विधि से भी बिना रटे हुए समझ करके पढ़ा जा सकता है। तो शेष अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पढ़ते रहें।